9th क्लास के सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। मैं आज सबसे पहले आपका सीरीज 1 मैथ का सीरीज 1 यानी बेसिक नॉलेज आप शुरू कर रहे हैं। सीरीज 1 में हम लोग आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि सबसे शुरुआती दौर है हमारा मैथ का। वैसे सभी छात्र जो 8 क्लास से 9 क्लास में अभी गए हैं या इस साल जाने वाले हैं, है ना, इस साल जाने वाले हैं, इस लॉकडाउन के माध्यम से वो सभी लोग जा चुके हैं, तो वो सबके लिए जरूरी है। मैथ शुरुआत करने के पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी होता है कि कुछ बातें जो है आपके एक्सरसाइज 1.1 जब हम शुरू करेंगे तो इन बातों का यदि अध्ययन आपके पास है, इसकी जानकारियां यदि आपके पास है, तो आप बेहतर ढंग से 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं और आपको लगेगा कि मैथ जो है सबसे आसान विषय है। क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं मैथ से बहुत पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि मैथ जो है सबसे मुश्किल विषय हो जाता है, लेकिन तब तक होता है जब तक उनको समझ में नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा और बेहतर समझ में आने के बाद आप मैथ में बेहतर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो इसके दाहिने हिस्से में लाल रंग से सब्सक्राइब और बेल आइकन होगा उसको आप एक बार पुश कर देंगे, जिससे मेरे जो भी वीडियोज डाउनलोड होंगे इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा कि मेरे कौन से वीडियो डाउनलोड हुए हैं। तो चलिए छात्रों, हम इसमें देखते हैं आज कि हमें किन बातों को जानना जरूरी है। तो कुछ बातें यहाँ पे जो मैंने लिख के दर्शा दिया है कि जिन संख्याओं को, कोई भी यदि संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसे p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसे हम p बटा q के रूप में दर्शा सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ उसका मान होगा, तो p बटा q के रूप में हम दर्शा सकते हैं। और p कोई पूर्णांक है, वैसे संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो और q जो है 0 के बराबर नहीं हो, कोई ना कोई संख्या हो और q कोई पूर्णांक हो, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे मिलेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या कोई नंबर देगा, जिस नंबर पे आपको देगा कि परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या, इसको छांटे तो हम देख सकते हैं इस माध्यम से कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 और p जो है कोई पूर्णांक हो, वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। दूसरे में देखिए नोट, यहाँ बिंदु जो दूसरा दिया गया है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जो भी संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, p q सदस्य यदि एक का हो तो परिमेय संख्या है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी वैसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर यहाँ देखिए तीसरे खंड में कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जितना भी पूर्णांक की बात करें, कोई भी पूर्णांक जो होगा वह एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो यह जरूरी नहीं है। इसे याद रखने वाली बातें हैं। थोड़ा सा इसको दो बार 3 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका चौथा खंड में देखिए, चौथा पॉइंट कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। जो भी भिन्न होता है एक परिमेय संख्या होता है, पर प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न हो यह भी कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट में देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो, प्रत्येक परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो मानक रूपक कहलाता है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो वैसे संख्या को क्या कहते हैं, मानक रूपक के नाम से जानते हैं। वैसे संख्या को क्या नाम देते हैं, मानक रूपक के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो और p और q पूर्णांक में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो वैसे स्थिति में यह ध्यान रखना होगा कि वह एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं हो, तो p और q जो है पूर्णांक रूप में होगा तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। फिर यहाँ अगले खंड में दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं, अगर दो परिमेय संख्या है जिसमें एक x है और दूसरा क्या है, y है, के बीच बहुत से परिमेय संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक का वैल्यू कुछ मान लीजिए कि कुछ नाम दे दिया गया, 1 दे दिया गया और 5 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, यानी
x का कोई वैल्यू दे दिया गया, y का वैल्यू दे दिया गया, और कहा जाए कि उसके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, तो उसका परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। चाहे जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की बात आए उतना परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आपके 1.1 में मिलेगा भी, और इसको अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। इसके बाद है कि यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, x और y दो परिमेय संख्याएं हो, तो x प्लस y एक परिमेय संख्या होता है, x माइनस y एक परिमेय संख्या होता है, x इंटू y एक परिमेय संख्या होता है, और x डिवाइडेशन y एक परिमेय संख्या होता है। यानी कि कुल मिला के x प्लस y भी परिमेय संख्या होगा, x माइनस y भी परिमेय संख्या होगा, x इंटू y भी परिमेय संख्या होगा, और x भागे y भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ऐसे स्थिति में ये होता है। फिर इसके अगले खंड में देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। जो भी परिमेय संख्या है उसे हम क्या कर सकते हैं, तो दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद के खंड में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या हो उसको दो तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, एक शांत दशमलव के रूप में और दूसरा अशांत दशमलव के रूप में। वह या तो परिमेय संख्या शांत दशमलव हो सकता है, या तो परिमेय संख्या क्या हो सकता है, अशांत दशमलव हो सकता है। तो दोनों में से किसी रूप में हो सकता है, शांत दशमलव में भी, शांत दशमलव के रूप में भी हो सकता है, और अशांत दशमलव के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट में दिया है आपका कि यदि परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखने पर, कोई भी परिमेय संख्या हो यदि उसको हम मानक रूप में लिखें, तो मानक रूप में लिखने पर हर में 2 एवं 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड, 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, या दोनों होते हैं, तब इसको शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद के पॉइंट में दिया है कि शांत दशमलव रूप को सभी अंकों के दशमलव स्थान को जोड़कर परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। यानी कि शांत दशमलव रूप को सभी अंकों के दशमलव स्थान को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, उसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। पुनः इसका दिया है कि अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव की संख्या को 10 की उपयुक्त घात अगर हम लगा देते हैं, तो 10 की उपयुक्त घात लगाने के बाद उपयुक्त घात से गुणा करने और दशमलव बिंदु को निराकरण करके परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो चलिए यहां तक इस बातों को आपने समझा। इसी बातों के आधार पर आपको दिया गया है कि प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप बस इन बातों को ध्यान में बैठा लीजिए, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1 देखिए, 1 में क्या दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ एक्सरसाइज 1.1 में आपका दिया हुआ है पहला प्रश्न कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? समझ रहे हैं ना कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देख रहे हैं यहाँ, तो इसका सीधे आंसर हम लिख सकते हैं कि हाँ। लेकिन हाँ अगर हुआ तो हाँ कैसे हुआ, हाँ कैसे हुआ, तो हाँ लिखेंगे तो हाँ के साथ क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इतना तो समझ लिए कि है। लेकिन कैसे है, क्योंकि शून्य को यदि हम निम्न किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ चूंकि शून्य को हम निम्न किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, शून्य को हम किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि 0 बटा -1 या 0 बटा 1, 0 बटा -1, 0 बटा 2 और 0 बटा -2। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, 0 बटा 3, 0 बटा -3, 0 बटा 4, 0 बटा -4, ऐसे ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि यह बात हमें समझना होगा कि 0 को p बटा q के 0 को यानी शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसी दशा में। यानी हम लिख सकते हैं 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां यह बात हमें याद रखना होगा कि p इक्वल टू 0 हो, p का वैल्यू 0 के बराबर हो।
लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, तब वो परिमेय संख्या होगा। अन्यथा यदि q का वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाए तो परिमेय संख्या नहीं होगा। q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू कुछ होना चाहिए। p का वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो एक परिमेय संख्या है, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं दर्शाया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। p अगर 0 है तो परिमेय संख्या है, अगर q 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस दशा में p जो है यानी कि यहाँ इसलिए शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे सवाल को फिर से देखते हैं कि इसका दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल क्या है। देखिए दूसरा सवाल आपका है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, इसको हम दो नियमों से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक नियम ही बता रहे हैं अभी, इसलिए कि इसके अंतर में इसके जो आंसर निकलेंगे, आंसर में अंतर हो सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में 6 को परिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच में कितने भी परिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं, जो आपने इसके पहले नोट में पढ़ा था। तो 6 को ही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे कि जब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने हो तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं के लिए, 6 परिमेय संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं के लिए तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले इसका अंक है 3। तो 3 बराबर, जब हम 6 निकालने की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 6 निकालने की बात करते हैं तो 3 गुणे 6 प्लस 1, नंबर प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस क्या होता है 1, यानी कि जो आपका वैल्यू है, वैल्यू इंटू n प्लस 1, यानी कि नंबर कितना है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। नीचे क्या हो गया, 1 गुणे फिर वही n प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, 7 तरीका 21, और 7 एकम कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए अब 4 बराबर, 4 के लिए देखते हैं तो 4 के लिए भी वही बात, यानी कि 4 गुणे n प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 यानी 7, और 1 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और बटा 7, यह हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ रहा है। तो हम लिखेंगे 21 बड़ा है किससे, 22, 21 छोटा है 22 से, 22 छोटा है 23 से, 23 छोटा है 24 से, 24 छोटा है 25 से, 25 छोटा है 26 से, 26 छोटा है 27 से, और 27 छोटा है किससे, 28 से। आपका कितना मान हो गया, 21 से लेकर 28 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको छांट लें, इसको छांट लें, क्योंकि इसके बीच में 6 निकालना है ना, तो इसके बीच में 6 निकालना है, तो आपका 6 को बच गया। तो आप लिख सकते हैं कि 21 बटा 7 छोटा है किससे, 22 बटा 7 से, बड़ा है 22 बटा 7 से, 22 बटा 7 बड़ा है किससे, 23 बटा 7 से, 23 बटा 7 बड़ा है किससे, यानी कि इसको आप वैल्यू के रूप में नहीं लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक हो गया आपका 21 बटा 7, दूसरा हो गया 22 बटा 7, तीसरा हो गया 23 बटा 7, चौथा हो गया 24 बटा 7, पांचवा हो गया 25 बटा 7, छठा हो गया 26 बटा 7, और सातवां हो गया 27 बटा 7, आठवां हो गया 28 बटा 7। लेकिन आपको इसके बीच में निकालना है कितना, 6 निकालना है, तो इसको हटा लीजिए और इसको हटा लीजिए, आपका 6 को ज्ञात हो गया। 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आपका तीसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। तीसरा प्रश्न जैसे आप देखिए, इसको मिलाइए फिर से तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में हमें कितने ज्ञात करने हैं, 5 परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं
या 5 परिमेय संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे यहाँ, यानी 3/5 बराबर का हम पहले वैल्यू निकालते हैं, यानी कितने परिमेय संख्या निकालना है, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ 3 इंटू है n+1 यानी कि 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, फिर यहाँ आपका 5 गुणे n+1 यानी कि 6, यानी 6 3 कितना हो गया 18 और बटा 6 5 कितना हो गया 30। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए 4/5 के लिए, 4/5 के लिए क्या होगा आपका कि 4 गुणे n+1 यानी कि 6 और 5 इंटू n+1 यानी कि 6, यानी 6 चौका 24 और बटा कितना हो गया 6 5 30। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अब इसका वैल्यू दोनों का मिलाइए कि 18 छोटा है किससे, 19 से, 19 छोटा है 20 से, 20 छोटा है 21 से, 21 छोटा है 22 से, 22 छोटा है 23 से, 23 छोटा है 24 से, 24 छोटा है 24 तक ही आपका वैल्यू है। और निकालना कितना आपका 5 निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ इसको आप छांट लीजिए, इसको छांट लीजिए, इसका भी मान लिख लीजिए, ये दोनों के बीच में आपका 5 निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 18 बटा, इसका भी बटा में 30 है, इसका भी 30 है, 18/30, 18/30। दूसरा आपका क्या हो गया 19/30, तीसरा क्या हो गया 20/30, तीसरा हो गया 21/30, इसके बाद आपका हो गया 22/30, 23/30 और 24/30। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। यदि किसी भी तरह की परेशानी आपको इस समझने में हो रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मैं और सहूलियत से इसको बताने का प्रयास करूं, या आपको बाई फोनिक भी मैं समझाने का जरूर प्रयास करूं, ताकि आप बेहतर ढंग से मैथ को समझ सकें और घर बैठे हुए आराम से आप मैथ को बना सकें। तो चलिए इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न के तरफ हम लोग चलते हैं कि चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो चौथे प्रश्न पे देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये सत्य है असत्य कह के नहीं हटना है, बल्कि इसका कुछ कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो जैसे पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या यह सही है कि गलत है। तो आंसर में आप 1 नंबर में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य बात है। सत्य क्यों है, क्योंकि आप प्राकृत संख्या का मतलब समझते हैं ना। अभी आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि 1 से लेकर जो संख्या अनंत तक जाती है वैसे संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। बस याद रखिए, थोड़ा सा अंतर है कि जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है वो पूर्ण संख्या हो गया, और जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है वैसे संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही बात है। लेकिन अगर वही बात घुमा दिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है कि 0 बढ़ जाता है और 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, होती है। इसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है, दूसरे में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गलत साबित करेंगे, नहीं इसको लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। मान के चलिए कि आपका हम एक दे देते हैं कि -3 एक पूर्णांक है, -3 भी एक पूर्णांक है। तो -3 एक पूर्णांक है, लेकिन क्या -3 पूर्ण संख्या होगा। आप देखे हैं अभी कि जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है, लेकिन -3 -5 हम किसी माइनस में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, यह जो होता है यह पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए क्या है, असत्य है। समझ रहे हैं। इसके बाद तीसरे में क्या है आपका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको भी हम गलत साबित कर रहे हैं। क्यों गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पर लेकर चलिए कि अगर 3/5 को ही अगर हम ले लेते हैं 3/5, तो 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।
इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो यह परिमेय संख्या है, बल्कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य होता है। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट सीरीज के साथ हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियोज आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको तुरंत मिलता रहे, पता चल जाए कि कब डाउनलोड किया गया, और आप आराम से इत्मीनान से घर बैठे हुए आसानी से पढ़ सके, और आसान से आसान तरीकों से पढ़ाने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। इसके लिए आपका थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।